हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस साइट्स। अगर आपका सपना है एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने का कोस्ट गार्ड में, तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। तो आज 19 फेब है, यानी कि 18 फेब से आपके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में। उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से फेजेज एग्जाम के होने वाले हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको इसमें रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें लास्ट तक बने रहेंगे। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये है फॉर 1-2023 यानी कि 2023 बैच ये है। उसके लिए इस समय भी सबसे फास्टेस्ट अगर कोई अपना प्रोसीजर कर रहा है तो मुझे लगता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ही है। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप 18 फेब से लेकर 28 के बीच इसको अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए, इसमें 3 ब्रांचेज हैं। जनरल ड्यूटी है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग यानी कि CPL इसको बोला जाता है, और एक है टेक्निकल ब्रांचेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या आपका एज क्राइटेरिया है और क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो अगर आपकी एज 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में लाई करती है, या फिर ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूसिव हैं, तो अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या इनके बीच में कुछ है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और मैथ्स और फिजिक्स आपकी दोनों 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, और वहाँ पे आपके कम से कम 55% मार्क्स इन दोनों में एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स को मिला करके, तो ये 2 क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, तो आप जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद अगर आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 12th या फिर इक्विवेलेंट आप पास होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ वहाँ पर, और इसके साथ साथ आपके वहाँ पे 55% मार्क्स यहाँ पे बताया गया आपको उसमें होने चाहिए। यहाँ पे 12th है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगेन यहाँ पे सेम रहती है जैसे कि आपको ऊपर बताई गई थी, 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में, और दोनों डेट इसमें क्या है इंक्लूड, वहाँ पर 2002 थी, यहाँ पे 2004 है। उसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे टेक्निकल एंट्री की बात कर लेते हैं। टेक्निकल एंट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी आप हों, वो चीज़ें। और यहाँ पे आपने देखा होगा CPL SSA था। SSA मतलब होता है शॉर्ट सर्विस, जैसे आपने SSC देखा ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें आप 8 साल की सर्विस करते हैं, जिसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और फर्दर इसको 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 14 साल की सर्विस SSA में होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें बात की गई थी। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ब्रांचेस की बात थी। हम आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या बताया गया है। वैकेंसीज़ की बात करते हैं अगर, तो जनरल ड्यूटी में SC कैंडिडेट, ST, OBC, EWS, UR सभी की अगर हम मिला देते हैं तो टोटल आपके पास 50 यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं। और इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्निकल एंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपकी 15 यानी टोटल मिलाकर कितनी जाएंगी 65 वैकेंसीज़ के लिए ये आपके सामने एप्लीकेशंस निकाली गई हैं। फिर इसमें हम लोग और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं अगर, तो वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। आप PDF से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना इसको ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जिसको जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहे होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। ये बेसिकली 5 फेजेज में एग्ज़ाम चलेगा। 5 फेजेज में ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट होगा। स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो स्टेज 1 है उसको बोला गया है CGCAT, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे आपका बेसिकली एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, 4 सब्जेक्ट उसमें रहेंगे। उन GD के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, बाकी उनके लिए अलग अलग हैं, अभी आपको बताऊंगा आगे क्या क्या है। बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 मार्क्स का ये हो जाएगा, जिसमें आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आप देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। सेम FCAT की तरह है, FCAT में 3 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 4 मार्क्स का होने वाला है। तो ये आपके वो है कि कौन सी ब्रांच के लिए क्या क्या सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, अगर GD और CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग की हम बात करते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये 4 जो कॉमनली आप हर एग्जाम में देते ही हैं, वो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। 25 क्वेश्चन ईच है, और
100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ये 400 मार्क्स का हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर्स की दी गई है। अगर हम लोग उसी पेपर का सेक्शन 2 देखेंगे तो वो केवल मैकेनिकल एंट्री के लिए, उसी पेपर का सेक्शन 3 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंट्री के लिए होने वाला है। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मैकेनिकल एंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। 4 सब्जेक्ट तो वही है जो ऊपर थे, एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से अगर आप है तो आपका एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि बाकी 4 सब्जेक्ट यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आएंगे मात्र, लेकिन जो मैकेनिकल का होगा आपका उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। सेम आपका इसके लिए भी है, यहाँ पे भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे बाकी 4 के। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन का ये था, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। तो ये भी कितने कितने का हो जाएगा, 2-2 घंटे के एग्जाम आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो सेक्शन 1 आपके लिए होगा, अगर आप मैकेनिकल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं सेक्शन 2 होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 3 आपके लिए होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटर्न अगर आप पास करते हैं तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 बेसिकली पीएसबी होता है। पीएसबी क्या है, जैसे आप लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाते हैं तो आपकी एसएसबी होती है जो 5 डेज़ का एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो सेम यहाँ पे भी है, बस इस एसएसबी को यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा जाता है, पीएसबी और एफएसबी में। ठीक है, तो जो स्टेज 2 है वो पीएसबी है, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है। जैसे एसएसबी होती है वैसे ही रहेगा, बस इसमें जो पहला दिन है वो स्क्रीनिंग का रहता है, उसके बाद बाकी के दिन यहाँ पे एफएसबी में कराए जाते हैं, जो कि आपको 1 महीने बाद लगभग लिया जाता है। तो पीएसबी में आपसे कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं यहाँ पे लिखा है। सीसीबीटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। एक्चुअली ये एक वर्बल नॉन वर्बल एक तरीके से रीजनिंग का ही टेस्ट है। ठीक है, ऊपर से दूसरा इसमें क्या होता है, पीपीएनडीटी होता है, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो आपको दूसरी एसएसबीज में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये केवल 1 दिन का प्रोसीजर है जहाँ पे आपको ये 2 टेस्ट देने होते हैं। उसके बाद ये केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसमें या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया पीएसबी के लिए नहीं है। अगर आप पीएसबी को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है स्टेज 3 के लिए, जो कि आपका होने वाला है एफएसबी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। जैसे आप एसएसबी में बाकी 4 या 5 दिन गुजारते हैं वहाँ पे, सेम यहाँ पे एफएसबी में होने वाला है। 5 डेज़ का प्रोसीजर रहेगा। इसमें आपके सारे टेस्ट रहेंगे, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू टेस्ट। सेम वही जो आपका एसएसबी में होता है वो आपका एफएसबी में होगा, बस यहाँ पे 2 पार्ट्स में रहता है, एक पीएसबी और एक एफएसबी। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं, एफएसबी के मार्क्स जोड़े जाते हैं और जो आपने स्टेज 1 में रिटर्न दिया था इन दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं आपकी फाइनल मेरिट के लिए। अगर आप एफएसबी भी क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका स्टेज 4 होता है, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में रहेगा। उसके बाद अगर आप ये भी पास कर जाते हैं तो आपका स्टेज 5 इंडक्शन रहेगा, जहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी आती है, वहाँ पे फर्दर थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी चेक करी जाती हैं, वही आपका रहेगा। उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको आपके सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि आपका 5 फेजेस में था, एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, लोग ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर जाने के लिए, एक ऑफिसर एंट्री कोस्ट गार्ड में, जिसको हर कोई लेना चाहता है, तो आप लोगों को ज़रूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अब मैं आपके साथ बताता हूँ कि इसमें आपको अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, अप्लाई आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की सामने वेबसाइट दिख रही होगी, आपको इस वेबसाइट पर जाना है और 18 फरवरी से लेके 28 फेब के बीच में इसको भर लेना है। लास्ट डेट का आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही इसको आपको भर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ सही सही डालना है, क्योंकि आपका सब कुछ उसके बाद उसी नाम, उसी नंबर, उसी ईमेल के आधार पर होने वाला है जितना भी कुछ आएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ डिटेल्स अपनी स्टेज 1 के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जो आप अप्लाई करेंगे कुछ डिटेल्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मांगे जाते हैं, और आधे डॉक्यूमेंट्स आपसे तब मांगे जाएंगे जब आप स्टेज 2 के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे, जब आप क्वालिफाई होंगे तब। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको एप्लीकेशन के टाइम, यानी कि अभी जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसकी लिस्ट आपको सामने दिख रही है। बेसिकली यहाँ फोटोग्राफ होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए दोनों। ठीक है, स्कैंड डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा। और उसका आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, और ये डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सर्विस पर्सनल है तो आपको एनओसी भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये आपको एप्लीकेशन के टाइम पे लगाना है, अप्लाई करते हुए लगाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। बाकी कुछ जो आपके 10th 12th हैं वो भी आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन वो मांगे जाएंगे जब आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं तो। ठीक है, स्टेज 2 के लिए अगर आप क्वालिफाई होते हैं पीएसबी के लिए, तो आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन ईयर वाइज मार्कशीट मांगी जाएगी, आपसे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, डिग्री मांगी जाएगी, और अगर आप सीपीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीपीएल मांगा जाएगा आपसे। कैटेगरी अगर आपकी कुछ है तो कैटेगरी भी मांगी जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एनसीसी अगर आपके पास है तो वो आपसे मांगा जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आप लोग
ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फाइनल सेमेस्टर में है तब भी कर सकते हैं, भले आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग पे हो। शर्त यह है कि आपकी कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। करंट बैकलॉग नहीं है अगर आपकी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका एज क्राइटेरिया सही बैठ रहा है तो, ठीक है। अगर बैकलॉग है तो आप अप्लाई ना करें। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ छूट दी गई हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। SC ST OBC के लिए एग्जामिनेशन फीस इसमें 250 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। 250 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म भरेगा उसका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डाउट करने वाली बात नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। जहाँ पे जीरो फीस होती है वहाँ पे वो लोग मेरिट लगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पे फीस ली गई है आपसे, इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हैं तो। ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग अगर जैसे रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, उनका सेंटर अगर बाहर आता है, 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, तो उनको, अगर लोग एम्प्लॉयड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनके ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है। CG कैट यानी कि स्टेज 1 के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग SSB यानी कि PSB या FSB के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं, और अगर आपने पहले कभी भी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी के लिए SSB नहीं दी है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने दी हुई है पहले तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी की बात की जाएगी कि आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पे आपको 5 वहाँ पे सेंटर्स भरने हैं, 5 सेंटर्स के लिए आपको मौका दिया जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे हैं कि अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग यहाँ करेंगे। यहाँ पे दिया गया आपको कुछ टेंटेटिव डेट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। स्टेज 1 यानी कि जो आपका CG कैट है, जो रिटन एग्जामिनेशन है, वो आपका 22 मार्च को हो जाएगा। टेंटेटिव डेट्स हैं, हो सकता है किसी वजह से चेंज कर दें, वरना अभी के लिए 22 मार्च है। PSB के लिए 22 जून है। FSB के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच चलेगा। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जुलाई से दिसंबर चलेगा, और स्टेज 5 जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है, इस साल के लास्ट तक आपका फाइनल हो जाएगा। यह है GD के लिए, सेम CPL के लिए है, ऐसे टेक्निकल इंजीनियरिंग सबके लिए सेम यही रहने वाला है। तो ये आपके टेंटेटिव डेट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस फॉर ऑफिसर सिलेक्शन सिस्टम इन ICG, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वही सब यहाँ पे लिखा गया है। और देख लेते हैं आगे क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है, ये सब वही चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए। आपकी हाइट, अगर आप GD या टेक्निकल एंट्री के लिए तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप अप्लाई ना करें, टाइम वेस्ट ना करें इसमें। तो इतनी या इससे ऊपर है तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो हिल एरिया के लोग, जैसे उत्तराखंड के हिली एरिया के, हिमाचल के होते हैं, जम्मू कश्मीर के होते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें, या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको यहाँ पे कुछ दिया जा सकती है छूट, वरना और लोगों के लिए जो प्लेन एरिया के होते हैं उनकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे दिया गया है क्या क्या आपकी हाइट होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट CPL के लिए, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए, ये सब कुछ दिया गया है। वेट के बारे में बात की गई है, चेस्ट आपकी ये है, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आई साइट के बारे में यहाँ पे दिया गया, अगर आपकी आई साइट ये है तो आप अप्लाई करें, नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टैटू वगैरह की बात की गई है। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ये आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे करके होगा सारा का सारा, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर आगे कुछ दिया गया है तो ये आपका पे लेवल है। बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जाएंगे तो आपको 10 पे लेवल मिलेगा, जहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी ये रहेगी। बाकी सैलरी के बारे में आपको अभी चिंता नहीं करनी, अभी आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बस आपकी चिंता केवल उतनी है, बाकी नहीं है। बाकी बेनिफिट यहाँ पे दिए गए हैं क्या क्या होने वाले हैं। लास्ट डेट बात में बताई गई कि 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो ये इस डेट को याद रखेंगे और 18 से लेकर के 28 के बीच में इस फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को इस एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप लोग एक असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे भविष्य में अपने आप को देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे डिफेंस साइट्स में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।